बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक तो सऊदी अरब और पाकिस्तान ने ईरान को बड़ा अहम पैगाम दिया है और हंगामी दौरा किया है हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब का। और उस पैगाम में क्या कहा गया है वो आपके सामने रखेंगे। फिर GHQ हमला केस में 47 इश्तहारी मुल्ज़मान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। उसमें बड़ी PTI की अहम शख्सियात शामिल हैं। ये GHQ हमला केस और इसमें 118 जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनको इश्तहारी करार भी दिया गया है। फिर अमरीकी जंग, जो अमरीका और इसराइल की जंग है, ये कितने में पड़ रही है अमरीका को, और अभी तक अमरीका और इसराइल अपने अहदाफ हासिल क्यों नहीं कर सके, और अब क्यों कहा जा रहा है कि सालस सामने आए और सुलह कराएं। ईरान इस मामले में क्या सोच रहा है। फिर जनाब आपके सामने ही है, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो शदीद तनकीद कर रही है। जो महंगाई का बम गिराया गया है, 55 रुपए पेट्रोल और 55 रुपए डीजल बढ़ा दिया गया, लेवी और बढ़ा दी गई, उसके ऊपर अवाम सीखपा है। हर चीज बढ़ गई है, महंगी हो गई है। महंगाई का एक नया तूफान जो है वो आ चुका है। तो ये रमजान मुबारक का तोहफा है। लोगों का ये वक़्फ़ है, लोगों का ये कहना है कि जब 28 दिन का तेल का जखीरा मौजूद था, पुराना तेल पड़ा हुआ था, तो ये फिर कीमतों में इजाफा क्यों किया गया। कीमतें तो अब बढ़ी हैं, जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ उसकी कीमतें क्यों बढ़ाई गई और किसको फायदा दिया गया। इस सवाल का जवाब हुकूमत नहीं दे रही, बल्कि ये सीधी सी बात है। IMF ने कल कहा था कि हुकूमत फौरी तौर पर आलमी मार्केट के मुताबिक तेल की कीमतों में इजाफा करे। तो इसी वजह से इन्होंने 15 दिन की बजाय इस बार जो है वो हफ्तावार इजाफा करने का जो मामला है वो फैसला उनका मान लिया। तो जो सच्ची बात है वो करनी चाहिए। ये सब IMF के हम गुलाम है जी, उनके बगैर ना हमारी मईशत चलती है, ना फिर हमें वो टीटू देंगे, माल पानी कर्जा। तो ये ज़रूरी है कि वो जनाब उनकी बात मानी जाए, सीधी सी बात है। और वो फिर मलबा सारा अवाम पे गिरता है। वज़ीर आज़म, सदर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर, वज़रा आला, वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा, इनके पास जो गाड़ियां हैं जिसपे सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल होता है, कौमी खजाने से इस्तेमाल होता है, क्या वो कम करेंगे। चले पेट्रोल ना कम करें, गाड़ियों की तादाद ही कम कर ले। 10-10, 12-12, 20-20 का काफिला जा रहा होता है गाड़ियों का। हल जनाब वो हुटर बज रहे होते हैं और जनाब आवाम एक तरफ सड़क पे लगी होती है और ये जनाब वहां पे हो रहा होता है सारा। क्या वो भी अपने कोई अखराजात में कमी लाएंगे या उसका बोझ भी हमें उठाना पड़ता है। ज़ाहिर वो कौमी खजाने से पैसा जाता है ना, आवाम के टैक्स का पैसा होता है, लेकिन वो भी जनाब हमारी जेबों से जाता है, सीधी सी बात है। तो इसकी आप जो मर्जी वजूहात दे लें जी, उसकी कोई है। अब वो सब दुनिया सोशल मीडिया देख ले, वो कह रहे हैं जी कि बांग्लादेश में कीमत नहीं बढ़ी, श्रीलंका में इतनी नहीं बढ़ी, इंडिया में तो बिल्कुल नहीं बढ़ी। तो पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है, सबसे बड़ा मुल्क है। तो हमसाया ममालिक में कीमतें जो है वो नहीं बढ़ी। ये भी अब लोग इसकी एक वजूहत दे रहे हैं। और हमारे वाले जो है वो कह रहे, वो अभी उन्होंने कहा भी है कि आबनाए हुर्मुज़ पाकिस्तान के लिए बंद नहीं है, सिर्फ अमेरिका और इसराइल के बहरी जंगी जहाज़ों के लिए बंद है। लेकिन हमने फिर भी जनाब वो 28 दिन का जखीरा होने के बावजूद धड़ाधड़ बढ़ा दी, क्योंकि किल्लत के हवाले से और मसरूई जखीरा के हवाले से बातें होना शुरू हो गई थी। ये पेट्रोल पंप और पेट्रोल डीलर्स, पेट्रोलियम कंपनियां, रिफाइनरीज, ये सारे ही माफियाज है ना जी। तो हर एक ने वो अपना अपना माल पानी कमाना था, तो उसके चक्कर में इन्होंने जनाब वो बढ़ा दिया, कीमतें जो है वो बढ़ा दी, आपके सामने आ गई। तो बहरहाल इसके ऊपर अवाम सीखपा है, उनकी ईद भी खराब कर दी है। रमजान मुबारक तो अल्लाह ताला रहमो करम फरमाए। तो बस अब क्या कहा जा सकता है। ये जंग जो है वो अल्लाह करे जल्दी खत्म हो, क्योंकि इस जंग की वजह से बहुत सी चीजें जो है वो हो रही है, पाबंदियां लग रही हैं। तो हालात अब उस जंग के हवाले से भी अगर हम थोड़ी सी बात करें, क्योंकि सारा इशू वही है, फिर उसके बाद फिर GHQ हमला केस की भी बात कर लेते हैं। क्योंकि जो हमारे ईरान की जानब से बाज हमले किए गए, ड्रोन और मिसाइल हमले, सऊदी अरब में भी उनकी जो वहाँ पे जो एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी, उसको भी निशाना बनाया गया। और उसके साथ साथ अरामको कंपनी है, हालांकि उसका मना किया, इनकार किया था ईरान ने कि वहाँ पे हमने हमला नहीं किया। जो आज रिफाइनरी है सबसे बड़ी
تو انہوں نے کہا جی ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ حملہ نہیں کیا ہے، یہ ایران نے کہا تھا۔ باری اور دو فوجی وہاں پہ مفادات تھے امریکی، ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، جس کے بعد پھر ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف سید عاصم منیر جو ہیں وہ ہنگامی دورے پر جو ہے وہ سعودی عرب گئے، اور سعودی عرب میں جا کر انہوں نے شہزادہ جو خالد بن سلمان ہیں ان سے ملاقات کی، جو کہ سعودی وزیر دفاع ہیں، اور اس میں جو سعودی آرمی چیف بھی موجود تھے اور ہمارے بھی اعلیٰ فوجی افسران موجود تھے، اور اس میں جو ہے وہ بات یہی ہوئی تھی کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کا ایک دفاعی معاہدہ ہے، اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ ہے، جس کے تحت کہ اگر سعودی عرب کی سلامتی اور خود مختاری کو کوئی حملہ کوئی خطرہ ہوتا ہے یا اس کے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو پاکستان اس کا دفاع کرے گا، اور اگر پاکستان پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو سعودی عرب اس کا دفاع کرے گا۔ یہ ایک باہمی معاہدہ ہے۔ تو دونوں کی جانب سے ایک تو اس بات کے اوپر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا پاکستان اور سعودی عرب کی جانب سے کہ جو ایران نے ڈرون اور میزائل حملے کیے ہیں سلطنت سعودی عرب پر، اب بے شک وہاں پہ انہوں نے وہ حملے امریکی فوجی تنصیبات پر کیے، اس کے اوپر بھی تشویش کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ جو مشترکہ اقدامات اٹھائے جائیں گے، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر پاکستان اور سعودی عرب کی دفاع اور سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے مشترکہ اقدامات اٹھائیں گے۔ تو اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ پھر ایران اگر اور مزید اس طرف جائے گا، پنگا کرے گا یا حملہ کرے گا، تو وہاں پہ پھر رسپانس جو ہے اس رسپانس میں پھر پاکستان بھی شامل ہو سکتا ہے۔ یہ بڑا ایک میں کہتا ہوں کہ پریشانی والی بات ہوگی، ظاہر ہے پھر مسلم ممالک ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گے، تو ایران کو بھی تھوڑا سا محتاط ہونا چاہیے کہ کیونکہ ابھی تک کسی بھی بحرین ہے، کویت ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے یا سعودی عرب ہے، ان میں سے کسی بھی ملک نے ابھی تک جو ہے وہ ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں کا، بے شک انہوں نے وہ امریکی مفادات کو ٹارگٹ کیا لیکن تھے تو ان کے ملک میں نا، تو اس کو انہوں نے جواب نہیں دیا، جوابی کارروائی نہیں کی تاکہ یہ جنگ نہ پھیلے، اور کوششیں بھی کی جا رہی ہیں کہ ثالثی کی کوششیں تیز ہوں۔ ہمارے جو وزیر خارجہ ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، روزانہ کی بنیاد کے اوپر 4-5 ملکوں کے وزرائے خارجہ سے رابطے کرتے ہیں۔ ہمارے جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں وہ بھی رابطے میں ہیں، وہ ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ رک جائے، کیونکہ جیسے جیسے یہ پھیلے گی ویسے جو ہے وہ حالات مزید خرابی کی طرف جو ہے وہ جائیں گے، اور پورا خطہ اس سے آلریڈی متاثر ہو چکا ہے، اربوں خربوں ڈالر جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں لوگوں کے، تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں نا، صرف یہ امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ ہے کہ امریکی جنگ کا ایک دن کا خرچہ جو ہے یہ جو ایران کے خلاف اس نے لگائی ہوئی ہے تقریباً $1 ارب تک وہ پہنچ چکا ہے، $1 ارب روزانہ، اور 8واں دن ہے آج، تو یہ $8 ارب صرف 8 دنوں میں لگ گئے، اور حاصل کیا ہوا؟ یہ تو دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہم نے ان کی نیوی ختم کر دی، ایئر فورس ختم کر دی، ان کی قیادت ختم کر دی، لیکن ایرانی قوم کی جو مزاحمت ہے، یکجہتی ہے، جو اتحاد ہے، وہ اس کو توڑنے میں ناکام رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اور ایران جو ہے وہ اب نشانے تاک کے نشانے لگا رہا ہے، اسرائیل کے اندر تباہی اور بربادی ہے، یہ آپ مان لیں، اور وہاں پہ جو ان کے ڈرونز اور میزائل ہے وہ بہت زیادہ تباہی مچا رہے ہیں، اور اسرائیل نے تو اپنے میڈیا پہ پابندی لگا دی کہ کوئی چیز آپ نے باہر نہیں جانے دینی، سوشل میڈیا پہ بھی پابندی لگا دی، اپنے CCTV کیمرے نیچے کر لیے کہ کوئی باہر نہ جائے، پینک نہ ہو، لیکن وہاں پہ تباہی ہو رہی ہے۔ ایک بھارتی صحافی ہیں، انہوں نے وزٹ کیا ہے اسرائیل کا، اور اس کے بعد انہوں نے آنکھیں کھول دینے والے بیانات دیے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کر جو ہے وہ اپنی تباہی کو چھپا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو 100 فٹ گہرے چلے گئے تھے، اندر بنکر بنے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی ایرانی میزائل پہنچ گئے، اور وہ بنکر بھی محفوظ نہیں ہے اسرائیل کے لوگوں کے لیے۔ ہسپتالوں کی ویڈیو بنانا، معلومات دینا منع کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نقصانات ہو رہے ہیں، جو بلڈنگ عمارات تباہ ہو رہی ہیں، جو دفاتر، اس کی بھی معلومات اسرائیلی چھپا رہے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جو ایران جواب دے رہا ہے اس سے نقصان جو ہے وہ تل ابیب میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اسرائیلی اس سے بھی کافی پریشان ہے۔ اب ٹرمپ کہہ رہے جی غیر مشروط معافی مانگے، تو ایران کہتا جی نہ معافی مانگی جائے گی، نہ مذاکرات کیے جائے، کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہتھیار ڈالنے کی جو پیشکش تھی وہ اس نے جناب جو ہیں ایرانی صدر مسعود پزشکیان، انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہمارے ہتھیار ڈالنے کی جو خواہش ہے
ये इनकी कब्र में इनके साथ जाएगी, हम नहीं डालने वाले हथियार। और उन्होंने जो ममालिक हैं अरबी ममालिक, खलीजी ममालिक, उनके ऊपर भी जो उन्होंने कहा कि हमारा इनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है और इनके बड़ा अच्छा इनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं, हम नहीं चाहते कि ये हमले हम करें, तो उसके ऊपर उनका रवैया माजरत खाना तो था। तो वो अभी जो सिलसिला जो है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी ये किस करवट ऊँट बैठता है ये भी फिर आपको पता चल जाएगा। कोशिशें, मैंने कहा ना कि बहुत से ममालिक हैं जो कि कोशिशें कर रहे हैं कि ये जो है किसी तरफ से ये जंग जो है वो बंद हो जाए। अब मैं आपको बताऊं कि GHQ हमला केस में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले 47 इश्तहारी मुलजमान को 10-10 साल कैद की सजा और 5-5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया, जबकि 118 मजीद को इश्तहारी करार दे दिया गया है और इन सब की जायदादें भी जब्त करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि ये 9 मई के वाकयात में मुलव्वस पाए गए थे। और ये जो जिन लोगों को सजाएं हुई हैं, खासतौर पर GHQ गेट, हमजा कैंप, आर्मी ऑडिटोरियम, 6 रोड मेट्रो स्टेशन के ऊपर ये हमलों में न सिर्फ मुलव्वस पाए गए बल्कि ऑडियो वीडियो के जो शवाहिद थे वो भी सामने आ गए थे। तो इसमें जो जज अमजद अली शाह हैं इंसदाद दहशतगर्दी के, उन्होंने जो है वो सज़ा जो है वो इन लोगों को सुना दी है और वो 118 लोग इश्तहारी अलग से करार दिए गए हैं। जो मेन लोग हैं तहरीक इंसाफ को, जिनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई, वो पहले छुपे हुए रुबोश हैं। उनमें उमर अयूब हैं, साबिक अपोजिशन लीडर, जरताज गुल हैं, साबिक वजीर हैं, मुराद सईद ये भी साबिक वजीर हैं, शिबली फराज साबिक अपोजिशन लीडर हैं, माद अजहर साबिक वजीर हैं, कमर शोजम हैं, शेख राशिद शफीक हैं, भगोड़ा शहबाज गिल है, भगोड़ा जुल्फी बुखारी है, मोहम्मद अहमद चट्ठा है, अमर नासर चट्ठा का बेटा, राय हसन नवाज है चीचा वतनी वाले, और शौकत भट्टी और दीगर इसमें जो है वो शामिल हैं। तो ये जो है सजाएं जो है वो सुनाई गई हैं। और GHQ और ये सरकारी इमलाक की तोड़ फोड़, उनको नजर आतश करना, उन पर हमले करना, लोगों को उकसाना, इश्ताल दिलाना, इस किस्म की दफात लगाई गई है। तो ये भी अभी बात तो ये ना कि अमल दरामद हो, हमारे इदारे, हमारी पुलिस, ये जहाँ जहाँ छुपे हैं इनको भी पकड़ें और पकड़ के इनको भी जेल में डालें। ये देखें ना, सजाएं तो आपने इनको 50 साल की सुना दी है। उमर अयूब को भी 40 साल की सजा हो चुकी है, लेकिन वो गायब है, पाकिस्तान में ही है ना जी। लेकिन हमारे इदारों ने अगर चूटी भी बरामद करनी हो ना तो कर लेते हैं। पता नहीं ये लोग, या तो फिर कोई अल्लाह माफ करे माजरत के साथ कोई पता नहीं कोई मुकमका है, सजाएं तो हो रही हैं तो उसके ऊपर अमल दरामद भी कराए, या अगर अमल दरामद नहीं करना तो फिर सीधा कहते जी फिर इनको आम माफी दे दें। यही हो सकता है ना, फिर क्या कहा जा सकता है। लेकिन अगर वो सजा कानून सबके लिए बराबर है तो ये जहां जहां छुपे हुए हैं इनको बिलों से निकालें और इनको डालें जेल में। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आम माफी का ऐलान करें जी। फिर बेचारे जो आम लोग हैं, गरीब लोग, उनका क्या कसूर है जिनको आपने सजाएं दी अंदर डका हुआ है, तो उनको भी मेहरबानी करें, फिर आप बाहर निकाल दें। हाँ जी, फिर तो अमीर और गरीब के लिए एक जैसा सलूक करें ना। बहरहाल जी, हमारा मुल्क है, प्यारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद।